अम्मी ने एक मर्द होने के साथ साथ हमारे अब्बू भी बनी, हमारी दोस्त भी बनी, हमारी अम्मी भी बनी। कभी अम्मी ने हमें इतना डांटा नहीं है। हमारी अम्मी हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करती है और मुझे अपनी अम्मी पर फ़ख्र है। मेरी अम्मी जनूबी पंजाब की शेरनी है। अगर आप लोगों की कहीं से भी पूरी नहीं पड़ी तो बच्चियों का खून बेचने से भी आपकी पूरी नहीं पड़ेगी कभी। मुनफरिद, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस के लिए न्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि न्यू पॉइंट की वीडियोस पहुंचें बर वक्त आपके पास। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। आज की मोटिवेशनल कहानी इस बाहिम्मत खातून की है जिन्हें 14 साल की उम्र में एक 42 साला बुज़ुर्ग के साथ 1 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जाता है। वो इन पर तशद्दुद करते हैं, फिर इन्हें तलाक दे देते हैं। उसके बाद इनकी फ़ेसबुक पर किसी नौजवान से दोस्ती होती है, वो इनके साथ शादी करते हैं। किस्मत की देवी फिर भी वैसा पलटा खाती है, वो इन पर तशद्दुद करते हैं। इनकी नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। इन पर बहुत तनकीद होती है, बहुत इन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तमाम तर कहानी आइए जानते हैं आरजे महविश की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप भी कैसी हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं भाई। आपने कभी सोचा था कि एक 14 साल की लड़की की इतनी लाइफ ख़राब हो सकती है, इतनी बुरी उसकी किस्मत हो सकती है? कभी नहीं सोचा था भाई। जिसी तरह बचपन सबका होता है, मेरा भी बचपन था, मेरी भी अच्छी सोच थी, अच्छी यादें थी। मतलब कि मैं कितने सपने होते हैं हर इंसान के, तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी कठिन लाइफ से मुझे गुजरना पड़ेगा। 14 साल के बाद असल कहानी क्या है, हुआ क्या था? आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी भाई, मैं तकरीबन 4थी क्लास में पढ़ती थी। मेरे अब्बू की बचपन में ही डेथ हो गई थी और अम्मी हालात की वजह से बहुत ज़्यादा तंग थी, जिसकी वजह से गुर्बत की वजह से हमारा जो कमरा था ना एक ही था, उसकी भी एक साइड जब गिर गई तो हालात से तंग आके लोगों ने कहा कि आप अपनी बेटी को ही बेच दो ताकि आपका सर छुपाने का जो है ठिकाना बन सके। तो अम्मी ने पता नहीं, अब मुझे तो ये नहीं लगता कि अब इंसान हालात से तंग हो तो अपने बच्चों को ही फ़रोख्त कर दे। तो तकरीबन निकाह के टाइम मेरी उम्र तकरीबन 16 साल लिखी गई थी, क्योंकि मैं 4थी क्लास की स्टूडेंट थी। बामुश्किल 15 साल की रियल उम्र जो 14-15 साल? जी 15 साल थी और मैं 4थी क्लास की स्टूडेंट थी और मेरे शौहर की 38 साल उस टाइम एज थी। तो पहले से शादीशुदा था, उसके पहली बीवी से 2 बच्चे भी थे। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि 2 बच्चे होने के बावजूद उसको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए में मेरी माँ ने फ़रोख्त करके, उस 1 लाख रुपया सन 2000 की बात है, तो उस टाइम 1 लाख रुपए की अच्छी वैल्यू होती थी। 1 लाख में अम्मी ने कमरा वगैरह तामीर करवाया, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वेरी सैड। वो आपको तलाक दे देते? नहीं, वो तलाक नहीं देते। जब मैं यहाँ आई ससुराली फैमिली में तो मैं स्कूल जाना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन जो मेरी सौकन थी वो मेरी जो है ना सास की भतीजी थी। सास जो है ना नौकर बना के मुझे यहाँ तक रख के गया। शाम को अपने शौहर की बिस्तर की जीनत और सुबह घर वालों को एक नौकरानी मुयस्सर आ गई थी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जब 42 साल बुजुर्ग के साथ आपकी शादी होती है, वो आपकी शादी कितना अरसा रहती है और उससे आपके कितने बच्चे होते हैं? जी, मेरे 5 बच्चे उसी शौहर से हैं और तकरीबन ज़िंदगी पूरी काटी है। ये मेरी टांग बायां टूटी हुई है, बाजू टूटा हुआ है, ये नाक की मेरी हड्डी टूटी हुई है, फेस के ऊपर आप रेल देख सकती हैं, चोटों के निशान हैं। तो तशद्दुद भी सहे, ससुरालियों की नौकरी भी की, वाशरूम तक मेरी सास मुझसे साफ़ करवाती थी और शौहर को जब कहती थी कोई बात तो शौहर मारता था। फिर अल्लाह पाक ने बस बच्चे दिए, बड़ी बेटी मुस्कान ज़ारा हुई। उसके बाद से फिर भी जब सास की डेथ हो गई तो शौहर ने ना सुधरने की जैसे कसम खा ली थी। पहले तो थोड़ा बहुत छुप के नशा करता था, फिर सरेआम नशा करने लग गया। नशे की ऐसी लत लगी भाई कि उसने अपना घर तक जब बेच दिया तो मैं हालात से तंग आ गई। एक तो बच्चों में इजाफा होता जा रहा था, दूसरा आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, तीसरा भूख फाके और अपनी देवरानी जिठानियों की नौकरियां कर कर के तंग आ गई थी। सारा दिन उनके घर के काम करती थी, तब जाकर शाम को कुछ ताज़ी रोटी और कुछ बासी रोटी मुझे और मेरे बच्चों को वो लोग खाने के लिए देते थे। अच्छा, आप ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपकी फ़ेसबुक पर किसी अनजान नौजवान से दोस्ती होती है, वो आपके साथ उसकी शादी होती है, वो स्टोरी क्या है?
वो स्टोरी ये है कि भाई जब मैंने अपने शौहर से डिवोर्स ले ली उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब्स करती थी, मुख्तलिफ जो भी जॉब आ जाती थी। मैं उन दिनों मेडिकल कॉलेज में जो है ना लड़कियों की इंचार्ज थी, मैं वो जॉब करती थी। तो मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार तुम एक सिंपल सा मोबाइल ले लो, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी पे होती थी, मैं दिन वाली ड्यूटी पे। तो मैंने 4-5 हज़ार वाला ऐसे सिंपल सा मोबाइल लिया, तो उसमें फ़ेसबुक वगैरह ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मैंने उसको लॉग इन कर दिया, चलाया। तो 4-5 दिन के बाद एक लड़के का मुझे मैसेज आया, तो मैंने भी ऐसे जस्ट टाइम पास के लिए, क्योंकि ऑन ड्यूटी बैठी थी, टाइम पास होता नहीं था, 12 घंटे हम ड्यूटी पे होते थे, बैठे बैठे चेयर पे थक जाते थे, जस्ट टाइम पास के लिए मैंने भी आगे से उसको जवाब दे दिया। इस तरह से उसकी और मेरी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के बाद तकरीबन 1 मंथ तक मैंने उसको नहीं बताया कि मैं लड़की हूँ, मतलब या औरत हूँ। वो आगे से कहता था कि मैं लड़का हूँ, तो मैं भी कहती थी मैं लड़का ही हूँ। तो 1 मंथ के बाद मुझे जब ये सही नहीं लगा, मैंने उसको बता दिया कि मैंने कहा भाई मैं औरत हूँ और 5 बच्चों की माँ हूँ, तो जस्ट टाइम पास मेरा भी नहीं होता था, मैंने आपसे बात कर ली। तो उसके बाद वो लड़का सीरियस हो गया, उसने कहा जो भी हो जैसी भी हो, बस अब मुझे आपसे बात करनी है और करनी है। तो हद से ज़्यादा जब वो तंग करने लग गया तो मैंने वो फेसबुक ही डिलीट कर दी। तो मैंने उसको अपने बारे में जब बताया हुआ था तो उसने अपने दोस्तों वगैरह को हमारे घर भेज दिया कि उसके दोस्त गली में आ गए कि आप हमारे दोस्त से बात करें। इस तरह से मतलब तंग किया उसने। जब वो सीरियस हो गया उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे हालात जानने के बावजूद तुम्हारे बच्चों को अपना सहारा देना चाहता हूँ। तो मैं एक बार फिर से बेवकूफ़ बन गई। मुझसे पूछे तो मैं उस टाइम बेवकूफ़ थी कि जब अपना बाप बच्चों का अपना नहीं हुआ तो गैर से भला मैं ऐसी तवक्को क्यों कर बैठी। तो जब उसने 1 साल तक हमारी दोस्ती चलती रही, उसके बाद वो पाकिस्तान आया, उसने मुझसे निकाह किया अपने घर वालों से छुप कर। उसके बाप को पता था, उसका बाप निकाह में शामिल भी हुआ, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं था। उसने कहा था मैं अपनी माँ को मना लूँगा, लेकिन जब वो निकाह करके मुझे अपने घर लेके गया तो उसकी माँ ने मुझे मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया और धक्के देकर उसने अपने बेटे को भी और मुझे भी निकाल दिया। उसने किराए के मकान में मुझे रखा, मेरे बच्चों को भी। 2 मंथ की वो छुट्टी पे आया हुआ था, 2 मंथ उसके साथ मैं बहुत खुश रही और ज़िंदगी में शायद मेरे वो बुरे दिन थे या अच्छे थे। लेकिन 2 मंथ गुजारने के बाद जब वो जाने लगा, क्योंकि वो छुट्टी पे आया हुआ था, सऊदी अरब में होता था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी तस्वीरें लेना चाहता हूँ। मेरा शौहर था, निकाह में था, मुझे अपने नाम से, उसने आईडी कार्ड भी उसके नाम से ही है इस टाइम मेरा। तो जब उसने पिक्चर ली तो मैंने कहा मेरा शौहर है। तो 1-2 जो हम सोए हुए थे साथ इकट्ठे, तो वो लेकर गया। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि वो किस मकसद के तहत ये मेरी सेल्फीज़ वगैरह ले रहा है। जब वो चला गया तो फिर जाने के बाद उसने रब्ता मुझसे आहिस्ता आहिस्ता कम करता गया, कम, यहाँ तक कि ये हालात आ गए भाई कि उसने मकान का किराया देना भी बंद कर दिया। मालिक मकान मुझे निकलने की धमकियाँ देने लग गया। मैं उससे रब्ता करती थी, वो मुझे बात ही नहीं करता था। फिर मालिक मकान ने हमें निकाल दिया और मैं रोती पीटती अपनी बहन के घर चली गई। जब मैं बहन के घर गई तो वहाँ से मैंने अपनी बहन को सारी स्टोरी बताई। मेरी बहन ने भी आगे से मुझे डांटा, सब कुछ किया। तो इस तरह से उस लड़के की 4-5 महीने के बाद मुझे कॉल आई न्यू नंबर से। उसने अपना नंबर वहाँ पे चेंज कर लिया था कि मुझे डिवोर्स लिख कर दे दो वरना पछताओगी, क्योंकि तुम तो 5 बच्चों की माँ थी, तुमने मुझे फंसाया। तो मैंने कहा कि तुमने खुद ही कहा था सब कुछ, लेकिन जब वो ना माना तो मैंने कहा मैं क्यों तलाक लिख के दूं। निकाह में उसने खुद ही लिख के दिया था कि अगर मैं इसको डिवोर्स दूंगा तो 5 लाख रुपए दूंगा, अगर मैं कोई दूसरी शादी करूंगा तो भी 5 लाख। तो अपने 5 लाख बचाने के चक्कर में उस बंदे ने मुझे जलील कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं डिवोर्स देनी। उसने फेक आईडी बनाकर मेरी वो पिक्स अपलोड कर दी, अपना फेस उसने छुपा दिया कलर लगा के, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही मुँह दिखाने लायक नहीं रही। जब उसने आपकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल की तो इलाके में कितनी तनकीद का सामना करना पड़ा आपको? बस भाई मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। एक टाइम आया कि मैं खुदकुशी कर लूँ। मेरी बहन ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बहन भाइयों को पता चला, सब किसी को। मैं किस को बताती कि ये मेरा शौहर है जिसने मेरे साथ ऐसा काम किया है। लेकिन मैं तो उसको यही कहूँगी कि अल्लाह करे उसकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, उसे पता चले कि किसी की बहन बेटी को फंसा कर, उसकी इज़्ज़त के साथ खेल कर, उसकी इज़्ज़त का फिर तमाशा बना देना। ये है मुआशरे के कुछ ऐसे चंद मर्द जिनकी ऐसी भी सोच है। मुझे ये बताएं, जब ये सारे मामलात आपके साथ हुए, आपकी फैमिली में से किसी ने आपकी सपोर्ट की? ना ससुराली फैमिली में से किसी ने सपोर्ट की, ना सगे बहन भाइयों ने सपोर्ट की भाई, क्योंकि ससुराली फैमिली में मेरे शौहर के अलावा इसके मामूजात, चचाजात भाई अच्छे खासे ज़िम्मेदार हैं। लेकिन वही लोग ये 3 मरले जहाँ पर हम बैठे हैं ये हमसे छीनने के दर पे हैं, क्योंकि ये रोड की ज़मीन है। वो समझते हैं इसका शौहर तो नशई है, तो ये अकेली औरत हमारा क्या कर लेगी। तो लालच की इंतहा ही है। इलाके में भी किसी ने आपकी सपोर्ट नहीं की, क्योंकि इधर के MP MNA मैंने देखा है काफ़ी अमीर है, किसी ने भी 1 रुपए की सपोर्ट नहीं की। सही। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं, जब आपने चैनल स्टार्ट किया उस वक्त भी आप पर तनकीद हुई, बातें हुई कि आप वीडियोस वगैरह बना रही हैं?
जी, हमारे इलाके के काफ़ी सारे यूट्यूबर थे जिनके 200 150 सब्सक्राइबर था, वो मेरे पीछे लग गए, हमारे साथ वीडियोस बनवाओ, ये करो वो करो। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे गालियाँ दी, मेरे खिलाफ बेहुदा वीडियोस लगाई, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बना। जी, तो अब तो माशाल्लाह से जैसे आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, हमने इलाके में भी देखा है कि हर बंदा आपको जानता है, अब वही रिश्तेदार, उनका क्या रिस्पॉन्ड होता है? अब कल तक जो रिश्तेदार हमें देख के ना मुंह मोड़ लेते थे, आज वो लोगों से कहते हैं, अगर कोई भी मेरा फ़ैन मिलने आ जाए लेडीज़ या जेंट में से, तो वो कहते हैं जी हमें फ़ख्र है आरजे महविश पे हमारे रिश्तेदार है। अच्छा जी, जो कल तक मुझे देखना नहीं गवारा करते थे, आज उन्हीं लोगों को मुझ पे पता नहीं कैसे फ़ख्र महसूस होता है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। जैसे ज़रताज गोल साहिबा ने आपको शेरनी का है पंजाब की, मैं आपको फ़ख्र पाकिस्तान का लक़ब देना चाहूँगा। अच्छा, इनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक हो? आप कैसी हैं? आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, आपके अनफॉर्चुनेटली वाले साहब नहीं है, महविश आप ही ने कभी उनकी कमी पूरी होने दी? हाँ जी, मेरी अम्मी ने एक मर्द होने के साथ साथ हमारे अब्बू भी बनी, हमारी दोस्त भी बनी, हमारी अम्मी भी बनी। कभी अम्मी ने हमें इतना डांटा नहीं है। हमारी अम्मी हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करती है और मुझे अपनी अम्मी पर फ़ख्र है। मेरी अम्मी जनूबी पंजाब की शेरनी है। चले, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी अम्मी आपकी शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें लेके देती है? मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे पहले हमारी पूरी हो जाती है, तो कभी ऐसा मांगने की नौबत तक नहीं आई, पहली मौजूद होती है। आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने तीसरी क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि अब्बू था नहीं, अम्मी मुख्तलिफ जॉब्स करती थी, तो फिर बहन भाई अकेले होते थे। अगर मैं स्कूल जाती थी तो फिर बच्चे कौन संभालता, इसीलिए मैंने घर की औरत की तरह बच्चे संभाले। अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारा काम जानती हूँ, रोटी सालन सब कुछ। अच्छा, आपकी भी मैंने देखा है कि चैनल है आपका, किस नाम से यूट्यूब चैनल है? जी, मेरा यूट्यूब का चैनल है मुस्कान ज़ारा ऑफिशियल। मैंने अपनी अम्मी की सपोर्ट के लिए बनाया है, दुआ करें कि वो कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप उस पर किस टाइप की वीडियोस डालती हैं? मैं बाहर तो इतना जाती नहीं हूँ, घर की जो भी रूटीन होती है, रोटी बना रही हूँ तो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ, घर के काम का जो भी होता है मैं बनाकर अपलोड कर देती हूँ। और माशाल्लाह मेरे फॉलोअर भी सपोर्ट कर रहे हैं मेरी, और मेरी अम्मी भी मेरी सपोर्ट करती है। हर बच्चे का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है। फर्दर आप क्या बनना चाहती हैं? आपका कोई ख्वाब है कि मैं बड़ी होकर ये बनूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी की तरह बनूँ। अच्छा, बाहिम्मत वुमन बनूँ। चले, सो काइंड ऑफ यू। आप भी एट द एंड, जैसे कि मैंने सुना है आपके नाम के साथ आरजे लगता है, रेडियो जॉकी, तो आप आरजे भी हैं हमारे नाज़रीन को, क्योंकि आपकी स्टोरी तो बड़ी सैड सी है अनफॉर्चुनेटली। तो आप मुझे कुछ हमारे फैंस को कोई पोइट्री को इस तरह की चीज़ सुनाना चाहे तो? जी, आरजे, काफ़ी लोगों को आरजे का सबसे पहले तो मतलब नहीं पता होता। काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि बाजी आरजे क्यों लगाती हैं? आरजे का मतलब होता है रिकॉर्डिंग जर्नलिस्ट। जो लोग एफएम पे काम करें, रेडियो पे काम करें, पोइट्री करें, शायरी करें, वो अपने आगे नाम के आरजे लगा सकती हैं। तो मुझे बहावलपुर से आरजे का खिताब मिला, आर्ट कौंसल मेले से अवार्ड भी मिला था। तो मैंने पहले शुरुआत पोइट्री से की थी, तो सराइकी पोइट्री ज़्यादा करती थी, तो सराइकी सुनाऊँगी। चले, सराइकी सुना दें। शाकिर शुजाबादी साहब हमारे सराइकी इलाके के नामवर हैं, तो उनका कि शाकिर साहब लिख दें, तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख शाकिर हवा जाने खुदा जाने। वाह वाह, क्या बात है। आप ही एट द एंड देखने वालों को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जो लोग अपनी बेटियों को, अपनी रहमतों को फ़रोख्त कर देते, उन वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि मुझसे ज़्यादा किसी के भी हालात इस टाइम टफ़ नहीं होंगे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर भी संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला। कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे ऊपर सर पे छत नहीं है, मेरे छत नहीं है, मेरे बच्चों के पेट में रोटी नहीं है, तो अल्लाह ना करे कभी मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा गलत सोच भी नहीं सकती। तो उन वालिदैन से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की कहीं से भी पूरी नहीं पड़ी, तो बच्चियों का खून बेचने से भी आपकी पूरी नहीं पड़ेगी। कभी भी ऐसी गलत सोच, हमारे बड़ों का भी कहना है, काफ़ी सारे हमारे बुज़ुर्गों का, कि बेटी का पैसा और जो ज़मीन का पैसा होता है वो कभी घर में नहीं ठहरता। तो इसीलिए मासूम बच्चियों को सारी ज़िंदगी ताने मिलने से बेहतर है कि आप लोग मेहनत करें, भीख मांग लें, लेकिन अपनी बच्चियों को ना बेचें। बिल्कुल ऐसे। इस तकलीफ से भाई मैं गुजरी हूँ, पल पल मैंने अपने ससुरालियों के ताने सुने हैं। मेरी सास यही कहती थी कि 1 लाख रुपए में लिए 4 में पठानों के हाथ फ़रोख्त कर देंगे, बलोचों के हाथ फ़रोख्त कर देंगे। नौकरी भी करती थी सारा दिन घर की, ऊपर से उनके ताने भी सुनती थी। नाज़रीन, इनकी बड़ी एक मोटिवेशनल कहानी है कि इतना सारा क्रिटिसाइज़ किया गया, इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन
इस बाहिम्मत खतून ने, हमारी बहन ने, आरजे महविश ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने बहुत कुछ किया, अपना चैनल भी बनाया, आरजे महविश के नाम से इनका चैनल है। आपने इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।